हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरए सक्सेस शॉर्ट। केआरए सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी लोअर 2 इंटरव्यू 2016 जो है वो चल रहे हैं और आज है दिनांक 4 दिसंबर 2020। और आज के दिन जो कुछ पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो आज मैं हाजिर हूँ आप सबके बीच में ये लेकर के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी के लिए, तो सब लोग देख लें और खुद से आइडिया लगा लें कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसा कि मैं बार बार जब भी वीडियो बनाती हूँ ये रिपीट करती हूँ कि कृपया करके अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड सभी चीज़ों को, इनफैक्ट आप अगर देखें तो आपका जो रोल नंबर तक है ये सभी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, आपके मार्क्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन, और आपने क्या किया है ग्रेजुएशन में, बीएससी हैं, बीए हैं, बीकॉम हैं, बीबीए हैं, बीएफ हैं, जो भी आपने किया है वो सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और साथ ही साथ आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए, बिकॉज वो आपका सब्जेक्ट रहा है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन हैं तो उसके विषय में भी आप चीज़ें याद करें, जानें, बिकॉज आपको ये पता होगा कि जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनसे भी उनके सब्जेक्ट के विषय में कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। और ऐसा तो कोई नहीं होता कि जैसे मान लो कोई पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है तो वो डायरेक्टली वहीं पढ़ा हुआ है, भाई पहले भी तो पढ़ते हो ना, तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आप जो पढ़ते हो, बेसिक सी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें भी पूछी जा रही हैं। ठीक है, बीटेक वाले बच्चों से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आज मैं यहाँ पे लेकर के आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। सो गाइस, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया कि आप किस ज़िले से हैं। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन वो लेते भी हैं, बिकॉज जो भी आप रीज़न समझिए, आपको थोड़ा सा अगर कोई नर्वस हो रहा है तो उसे नॉर्मल करने के लिए, या फिर कुछ बेसिक जानकारियाँ, ताकि बच्चा वहाँ पे एकदम साइलेंट ना रहे। उसे कुछ नहीं पता होगा तो कम से कम अपने बारे में तो पता होगा ना। तो आप किस ज़िले से हैं, पहला क्वेश्चन रहा। दूसरा उनसे पूछा गया कि आपने ग्रेजुएशन कब किया है, यानी किस ईयर में किया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने जो भी बताया होगा। और उसके बाद से तीसरा पूछा गया कि जब से आपने ग्रेजुएशन किया, यानी कि जब भी अपनी पढ़ाई ख़त्म की है तब से आप अभी तक क्या कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पढ़ा रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं व्हाटएवर, ये आपको वहाँ बताना होगा। नेक्स्ट उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है। ठीक है, तो ये जिस बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया है, वो जो स्टूडेंट हैं वो बीटेक है इन कंप्यूटर साइंस। तो जिस भी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल रहे होंगे उनसे पूछा गया होगा। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि इसका अर्थ होता है कि एक मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे शॉर्ट में एआई भी कहा जाता है। तो एआई को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है और इससे एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जिससे कंप्यूटर सोच सके, यानी कंप्यूटर का ऐसा दिमाग जो इंसानों की तरह सोच सकता है, वही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब जैसे एक किसी इंसान से ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इससे और भी कई तरह के क्वेश्चन जो हैं वो उठ सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जैसे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इसमें यूज़ होती हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे हैं क्या क्या हो सकते हैं, और एआई से रिलेटेड। ठीक है, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि इसमें वीक एआई क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एआई क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी होंगी। नेक्स्ट पूछा गया कि एआई का एप्लीकेशन क्या है। तो एआई के कई सारे एप्लीकेशन हैं, वन बाय वन हम देखेंगे। पहला देखिए, एआई इन हेल्थ केयर। तो हेडिंग से यहाँ पे बता दिया जा रहा है और हेडिंग के अंदर की जो डिटेलिंग है वो सिर्फ बोल के बताई जा रही है, जिससे कि आपको अगर 1 से 2 बार अगर वीडियो देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एआई का जो एप्लीकेशन है, पहला है एआई इन हेल्थ केयर। तो एआई इन हेल्थ केयर होता क्या है, जैसे इसका जो यूज़ होता है ना वो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में होता है। कैसे होता है कि जैसे कोई पेशेंट है, उसका इलाज करना है तो कम से कम लागत में किया जाए। ठीक है, जैसे बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं वो जैसे एआई का यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करती हैं हॉस्पिटल्स में, जिससे कि जो मरीज़ होते हैं उनका जो इलाज होता है वो बहुत ही बेहतर रूप से किया जा सके। तो उसमें भी जो है एआई का जो है वो यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्थ केयर में इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। फिर आता है एआई इन बिज़नेस। तो बिज़नेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ क्या होता है,
तो जैसे आप देख रहे होंगे कि बिज़नेस में जो है बहुत सारे टास्क जो हैं वो बड़ी-बड़ी मशीनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है? तो मशीनों के द्वारा अगर यूज़ किया जा रहा है, कोई टास्क को परफ़ॉर्म किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि एआई का यूज़ वहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है? कोई भी बड़ी कंपनी है वो अपने कस्टमर्स की मदद कैसे कर सकती है, किस तरह से वो बहुत ही बेहतर अपने कस्टमर को जो है सेवा दे सकती है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसी के अंतर्गत आती हैं। एआई के यूज़ से ही जो है बिज़नेस में भी जो है बहुत ज़्यादा प्रगति देखने को मिली है। नेक्स्ट है एआई इन एजुकेशन। तो एआई का जो रोल है वो एजुकेशन में क्या है? तो जैसे ग्रेडिंग सिस्टम आप देखते हैं कि ऑटोमेट ग्रेडिंग जो है वो किया जाता है एआई की यूज़ से, कि ठीक है। जिससे कि जो एजुकेटर्स होते हैं हमारे, उनको जो है ज़्यादा टाइम मिल सकता है बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, उन्हें ज़्यादा समय मिल जाता है। जैसे कि अगर आप देख सकते हो एआई का जो यूज़ होता है, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो यूज़ होता है, जिससे किसी भी स्टूडेंट को अच्छी तरह से इंस्पेक्ट किया जा सकता है, ठीक है? कि वो किस सब्जेक्ट में वीक है, ठीक है? उसे किस तरह से जो है उस सब्जेक्ट में हेल्प की जा सकती है, या फिर उसे और क्या चीज़ चाहिए, ठीक है? तो इससे जो है ट्यूटर्स जो होते हैं उनका भी जो है पढ़ाने में इंटरेस्ट बढ़ता है, और साथ-साथ में जो बच्चे होते हैं उनका भी इंटरेस्ट जो है वो पढ़ने में होता है। तो ये सारी जो इसकी डेफिनेशंस है, या फिर आप कह सकते हो एक्सप्लेनेशन है, मैं सिर्फ ओरल ही बोल रही हूँ। एकदम शॉर्ट कहानी की तरह से है, ये आपको समझ में आ जाएगी, आप 1 से 2 बार अगर वीडियो को फॉलो कर लोगे तो। नेक्स्ट है एआई इन बिज़नेस। तो बिज़नेस मैंने 2 टाइम लिख दिया है, आप देख सकते हो बी वाला और सी वाला, ये दोनों एक ही पॉइंट है, तो इसे हम लीव करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एआई इन फिनेंस। तो फिनेंस में यूज़ क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो जैसे आप जानते हो कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर एआई की मदद से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जो कंपनीज़ होती हैं ना, वो पहले जो है डेटा एनालिसिस में पहले खूब पैसे और समय इन्वेस्ट करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है? एआई जो है बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसे जो है बहुत कम टाइम में परफॉर्म कर देती है। तो फाइनेंस में भी आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। फिर अगर हम बात करते हैं एआई इन लॉ, तो लॉ में क्या यूज़ है इसका? तो अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रोसेसिंग है वो बड़ी आसानी से जो है एआई के यूज़ से की जाती है, जिससे कि बहुत बड़े-बड़े काम जो होते हैं बहुत कम समय में और एफ़िशिएंट तरीके से जो है अब हो जाते हैं। तो लॉ में भी इसका यूज़ होता है। फिर आती है बात एआई इन मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कैसे करते हैं कि जैसे आप मान लो कि जैसे पहले किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है? लेकिन अब आज जो है मशीनों का यूज़ होने से जो है कोई बहुत बड़ा काम भी जो है बहुत कम लोगों में, या फिर आप कह सकते हो उस मशीन के यूज़ से बहुत ही कम समय में और भी बेहतर तरीके से किया जा रहा है। तो अगर आप देखो तो मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है एआई का यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसके अलावा और भी अगर बहुत सारे फ़ील्ड्स हैं जहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज़ किया जा रहा है, मशीनों के थ्रू बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जिससे समय की तो बचत हो ही रही है, साथ-साथ जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी और भी ज़्यादा एडवांस होती चली जा रही है। तो ये है आपका एक आंसर, बहुत ही बेहतर तरीके से अगर आप इसको आंसर करेंगे तो इतना भी आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 से 4 पॉइंट बताएँगे तो वो आपको वैसे ही आपको ऑटोमेटिक वहाँ स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आईएमएफ का फुल फॉर्म, ये पूछा गया है। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर आईएमएफ से देखो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो आईएमएफ के विषय में आप और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं खुद से भी, आपको अगर टॉपिक मालूम चल गया है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट्स। आईएमएफ का कार्य क्या होता है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का कार्य करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। तो ये आईएमएफ का कार्य होता है, ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, जिसके उद्देश्य में ये उल्लेख है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, मानवाधिकार एवं विश्व शांति के लिए ये कार्यरत है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के विषय में ये कहा गया है, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चन एक ये भी उठा था कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, तो मैं अभी इसको आगे बताती हूँ। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बारे में, तो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है ये, ठीक है। सदस्य देश कितने हैं इसके अगर बात की जाए यूनाइटेड नेशन की, तो ये याद रखिएगा कि 193, ठीक है, मेंबर्स हैं। 193 सदस्य देश हैं इसकी, ठीक है। अगर बात करते हैं अध्यक्ष यानी कि महासचिव की यूनाइटेड नेशंस की, तो जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटरेस,
ठीक है ना। स्पेलिंग इसकी इनकी हो जाएगी ANTONIOGUTERUS, ठीक है। तो ये महासचिव हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर के बारे में बताएं। तो वर्ल्ड वॉर के बारे में आप जैसा कि जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं विश्व युद्ध की, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एक स्टूडेंट है जिन्होंने MA करा था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपने सब्जेक्ट को ज़रूर से तैयार करें। ये किसी एक स्टूडेंट का नहीं क्वेश्चन है, ये मतलब 2-3 स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को मिला करके यहाँ मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप बता सकते हो इसमें, या फिर जो भी पूछना चाहें। द्वितीय विश्व युद्ध, विश्व युद्ध कोई बहुत छोटा टॉपिक तो नहीं है कि इसको थोड़े में ही समेट के रख लेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स हों जिन्हें इसके बारे में पता है, क्या बताना है, प्रथम विश्व युद्ध के विषय में बताना है या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में बताना है, तो इसको आप ज़रूर से पढ़ करके जाएँ, ठीक है। और 104 साल पहले ये युद्ध हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो आपका जो है ये किसके मतलब बीच में हुआ था, क्या चीज़ है, कहाँ पे लड़ा गया था, ठीक है ना। और कितने टाइम तक जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है वो चला था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या क्या हुआ था, इससे कौन कौन संबंधित है, तो ये सब चीज़ें आप खुद से पढ़ लें, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें जो है इसके बारे में इतना डीप नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको गलत नॉलेज प्रोवाइड भी नहीं कराऊंगी। तो उसके बाद से फिर आती है बात अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसको आप देख लीजिएगा, जो भी कैंडिडेट हों अगर इस सब्जेक्ट से आप हैं तो पढ़ लीजिएगा ज़रूर से, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि किसी ऐसे कैंडिडेट से इतना डीप में कुछ पूछेंगे जो इस सब्जेक्ट का नहीं हो। खासकर जो साइंस साइड के बच्चे हैं तो उनसे ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से तो नहीं पूछी जाएंगी। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, बिकॉज ये बेसिक क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है तो पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इतना डीप कुछ पूछें ऐसा नहीं है, बहुत डीप में नहीं। हाँ, बेसिक बेसिक जो चीज़ें होती हैं जीके से जो आपको लग रही हैं उस बारे में पूछा जा सकता है। फिर पूछा गया था पंचायत चुनाव संबंधित कुछ प्रश्न, ठीक है। तो पंचायत चुनाव से संबंधित आप चीज़ें देख लीजिएगा, जैसे यूपी पंचायत इलेक्शंस के बारे में भी अभी हाल में थोड़ा चर्चा रहा है, ठीक है, कि क्या होना है, कैसे होना है। 1 दिसंबर से जो था आपका, ठीक है। तो यूपी का पंचायत चुनाव 2020 वाला, तो ये सब चीज़ें चूँकि अभी हाल का है तो इससे जो है कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही की खबर है। वर्चुअल मीटिंग यानी कि आभासी बैठक, तो इसके विषय में भी आप जो चीज़ें आपको मिलें उसे ज़रूर से पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद से देखिए आप, तो करंट अफेयर्स यानी नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स पूछा गया है। मैंने करंट अफेयर्स भी आपको कवर कराया है, वीकली भी कराया है, और डेली के भी मैं कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं मैं कवर कराती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था स्टोर कीपर का इंटरव्यू के लिए कि स्टोर कीपर के कार्य बताइए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही पूछा गया था, पहले उनसे उनके बारे में, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, उनके ज़िले के बारे में, फिर उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए, फिर पूछा गया कि स्टोर कीपर के कार्य बताइए। तो मैं यहाँ पे इसको डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, बिकॉज इससे मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है। आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एक UPSSC इंटरव्यू का वीडियो पूरा प्ले कर लेना, और एक लोअर 2 का भी, दोनों में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। सेकंड पूछा गया कि अगर आपको स्टोर में कोई सामान मंगवाना है या फिर कोई सामान की कमी हो गई है तो आप कैसे और क्या करेंगे, मतलब उस सामान को कैसे मंगवाएंगे। तो ये आपको एक क्वेश्चन बना हुआ है, ये पूछा गया है, ये पढ़ के जाएं। एज अ स्टोर कीपर आपकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, या फिर आपकी एज अ स्टोर कीपर स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली मैं यही देना चाहूँगी कि आप ये बताइएगा कि आप उस जगह पे फोकस करेंगे जहाँ पे क्वालिटी और सर्विस हो, ठीक है। और टीम वर्क को भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, टीम वर्क पे। तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हों कि आप जो चीज़ें जहाँ पे अच्छी क्वालिटी हो आप उसको जो है ज़्यादा उस पर जो है ध्यान रखेंगे। सर्विस आपको किस तरह की प्रोवाइड करानी है कहीं पे, और टीम वर्क कैसा होना चाहिए। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ अगर आप में है ना, इन सब चीज़ को मेंटेन करने की, तो ये चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ के रूप में आपके आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ और आप आंसर करना चाहते हो तो बेशक आप जो है उसे कर सकते हो। नेक्स्ट पूछा गया था उनसे कि कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। तो अगर आप स्टोर कीपर की बात कर रहे हो तो आपको डेटा वगैरह आपको वहाँ पे संग्रह करना होगा, कलेक्ट करना होगा, तो MS एक्सेल आप यहाँ यूज़ करेंगे, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है।
उसके बाद से फिर पूछा गया एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, तो इसके विषय में भी आपको मैं एक बार अपने अकॉर्डिंग कुछ बता चुकी हूँ, ठीक है। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के विषय में भी, और अकाउंट्स के थोड़े टर्म हैं तो अकाउंट्स के विषय में और भी चीज़ें आप थोड़ा जान लें अपने हिसाब से। और अगर आपको और वीडियो चाहिए होगा तो मैंने प्रीवियसली प्रोवाइड कराया है ये सारे वीडियोज़ अकाउंट से रिलेटेड, कॉमर्स और बहुत सारी चीज़ें, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो गाइज़, मैं अभी ये वीडियो बंद ही करने वाली थी कि अभी एक स्टूडेंट हैं, वो ऋतिक शर्मा उनका नाम है, उनका भी इंटरव्यू था, उन्होंने कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं, तो मैं उनके आंसर्स नहीं लिख पाई हूँ बिकॉज उसमें टाइम लगता और कल जिनका इंटरव्यू है उनको लेट हो जाता, तो मैंने सिर्फ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए। पहला क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो क्या होती है, उसके विषय में बताइए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करते हैं तो आप खुद से भी सर्च कर लीजिएगा, और मैं बता भी दे रही हूँ कि इसका जो उद्देश्य क्या है कि देश में कमज़ोर आय वर्ग वालों को भी शहरी या ग्रामीण इलाकों में घर उपलब्ध कराना इसका जो है उद्देश्य है, ठीक है। और इसके तहत अगर हम बात करें तो 31 मार्च 2022 तक, ठीक है, जो ये रखा गया है 31 मार्च 2022 तक देश में करीब 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है। तो मेन चीज़ ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, मेन चीज़ जो है ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ तक 31 मार्च 2022 तक देश में 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ जो है घर बनाने का लक्ष्य है इस आवास योजना का। यानी कि घर खरीदने के लिए जो होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, ये सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपीज़ हो सकती है। तो इसको आपको ध्यान देना है प्रधानमंत्री आवास योजना में, ये चीज़ आप बता सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री वृद्ध पेंशन योजना, ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि 80 साल या फिर इससे अधिक उम्र के वृद्धों को प्रति माह 500 रुपये की दर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के रूप में राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। तो इसमें जो एज मैंने बताया आपको 80 साल या इससे ऊपर, ठीक है। अगर बात करते हैं बीपीएल परिवार की तो उसके तहत जो है 60 या उससे अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्ति हर जिले में प्रखंड स्तर पर आरटीपीएस कार्यालय में भी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं। ये मैं ओरली बता रही हूँ, मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में ये प्रिपेयर किया है बिकॉज मैं ये भी देख रही हूँ काफ़ी लेट हो चुका है, और जो बच्चे कल के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे शायद उन्हें बहुत देर हो जाए, तो मैंने जल्दी से इसको बस सिर्फ ओरली आपको कवर करने की कोशिश की है। आप सुन लेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया विधवा पेंशन योजना से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है विधवा पेंशन योजना की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं की मदद के लिए एक अच्छी स्कीम शुरू की है। यह योजना जो है गरीबी रेखा के नीचे जो गुजर बसर कर रही महिलाएं हैं, वो भी किस उम्र की होनी चाहिए, 18 से 60 वर्ष, ठीक है, की उम्र की निराश्रित विधवाओं के लिए ये योजना है। इसके तहत जीवन यापन में सहयोग के लिए हर महीने 300 रुपये की राशि दी जाती है, ठीक है, हर महीने 300 रुपये की राशि दी जाती है। और उत्तर प्रदेश की जो विधवा पेंशन योजना है ये एक कल्याणकारी योजना है, ठीक है ना। कितनी दी जाती है, 300 रुपये की राशि दी जाती है हर महीने, और 18 से 60 जो है 18 से 60 वर्ष की उम्र की जो महिलाएं हैं, निराश्रित विधवाएं हैं, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया था मनरेगा के विषय में। तो मनरेगा, जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा जो है अधिनियमित किया गया था। 7 सितंबर 2005 को विधान के द्वारा जो है अधिनियमित किया गया था, ठीक है। और शुरू में जो है इसे नरेगा कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण हो गया था, और 2 अक्टूबर 2009 के बाद से इसे कहा जाने लगा था मनरेगा, ठीक है। तो इसके विषय में क्या क्या इसकी योजनाएं हैं, लाभ हैं, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद से आज कौन सा दिन मनाया जाता है, तो मैंने आपको हमेशा से बताया है कि जिस दिन इंटरव्यू देने जा रहे हूँ उस दिन कौन सा दिन मनाया जाता है, ज़रूर से याद रखें। तो आज है 4 दिसंबर, आज मनाया जाता है इंडियन नेवी डे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो नेवी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और आई थिंक पूछा भी गया है, तो मैं अभी देख लेती हूँ कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया है कि सीडीएस वर्तमान में कौन है, ठीक है, सीडीएस जो है वर्तमान में कौन है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो वो हैं जनरल बिपिन रावत, ठीक है, जनरल बिपिन रावत जो हैं वो सीडीएस हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद से नेक्स्ट था कि नेवी चीफ कौन है। मैंने आपसे कहा था क्योंकि इंडियन नेवी डे जो है आज, तो वर्तमान में जो है वो नेवी चीफ कौन है,
ठीक है, इंडिया के, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नेवी चीफ कौन है वर्तमान में, वो है एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, ये 24वें नेवी चीफ हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ये कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। ये करंट के क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं। इसके बाद से आता है नई शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, उसके विषय में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको कि कैसे कैसे क्या क्या नई शिक्षा नीति में चीज़ें आई हैं। तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, अदरवाइज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के उसे ईजिली देख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया कि अपने ज़िले के बारे में बताइए। तो वो जिस भी ज़िले से बिलोंग करते होंगे, तो आप भी जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं अपने बारे में अच्छे से पढ़ें, अपने ज़िले के बारे में अच्छे से पढ़ें, क्या चीज़ प्रसिद्ध है वहाँ पर, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पूछा गया कि रशिया के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में, तो हैं वो व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, रशिया के प्रेसिडेंट कौन है। तो ये सारे क्वेश्चन, चूँकि देखिए मैंने बताया आपको बहुत शॉर्ट टर्म में ये क्वेश्चन मुझे मिले हैं, मैं वीडियो बना ही रही थी कि ये मैसेज आया है उनका, तो मैंने ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही जल्दी में प्रोवाइड करा दिए हैं। तो अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप इसे जो है ठीक से एक बार देख लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं, आप इसका आंसर जो है अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा, बाकी मैंने अपना बेस्ट यहाँ पे आपको करा दिया है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।